बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथी डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज हम बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, और मेरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब, पाकिस्तान के हालात कुछ मज़ीद बिगड़ते और उलझते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सुनने वालों की कुछ रहनुमाई फरमाएँ। जनाब देखिए, आपके जो साबिक़ स्मार्ट वज़ीर आज़म हैं, उनको मेरे ख़्याल में आइनी तौर पर तकरीबन 1 साल पहले उनको फ़ारिग किया गया था। बेचारे दर-बदर होते रहे, जलसे जुलूस करते रहे, बड़ी कोशिश की, लेकिन जब देखा उन्होंने कि कोई बात नहीं बन रही, तो उन्होंने कहा जी, भई मैं तो मरकज़ से फ़ारिग हो गया हूँ, तो बाकी साथी जो हैं वो क्यों रहें पंजाब हुकूमत में या केपीके हुकूमत में। तो उन दोनों को उन्होंने उन लोगों को भी फ़ारिग करा दिया। शायद इस उम्मीद पर कि जो मरकज़ी गवर्नमेंट है वो परेशान हो जाएगी, और जो क्या क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट है वो भी परेशान हो जाएगी, और इस अफरा-तफरी से फ़ायदा उठाकर शायद उनको इंतखाब मिल जाए, इलेक्शन मिल जाए। तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो आप उनकी ये हिकमत अमली है, उसको कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि उनकी उनकी एक इक़्तिदार से रुख़्सतगी की एक लिहाज़ से सालगिरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, आपको तो पता है कि जिस तरीके से उसने अ, बदनामी मोल ली, जो कि उसका खासा है, जैसे उसने बदनामी को गले लगाया, और कोशिश उसकी ये थी कि इलेक्शन होना, डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर अभी भी आप देखें तो वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, आपको गौर करना पड़ेगा कि उसका मकसद क्या है, आप क्या कहते हैं कि उसका इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान? मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए अच्छा। डॉक्टर साहब, प्राइमरीली उसका जो टारगेट है वो ये है कि जो कुछ उसने किया पिछले 4 साल दौर हुकूमत में, ताकि लोग उसको भूल जाएं। उस वक्त चोर चोर का शोर मचा के चोरियां करता रहा, वारदातें करवाता रहा, और अब जो है तो वो इलेक्शन इलेक्शन और इस किस्म के बयानात दे के तो वो अब ये करना चाह रहा है कि लोगों की तवज्जो उससे हटाना चाह रहा है जो पिछले 4 साल में हुआ। पिछले 4 साल में डॉक्टर साहब आपको पता है कि जिस तरह से उसने मुल्क का दिवालिया निकाला, उसकी मिसाल पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। मालियाती करप्शन देखें, अगर इखलाकी करप्शन देखें, कानूनी करप्शन देखें, अदालती करप्शन देखें, बेहयाई के कल्चर देखें, उसने हर लिहाज से मुल्क को तबाह बर्बाद किया। आप सोचिए, मालियाती करप्शन में बिलियन ट्री का देखें, पेशावर मेट्रो बस का देखें, मालम जबा का देखें, और कोविड फंड में जो करप्शन हुई उसका देखें, इखलाकी करप्शन में ओए तोए का कल्चर और गालम गलौज का कल्चर जो वो लेकर आया, कानून शिकनी का देखें, बिजली के बिल जलाने से लेके और पुलिस ऑफिसर्स को लेके, सरकारी मुलाजिमीन से लेके जजों तक को उसने जलसों में खड़े होकर ललकारा, जैसे वो नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इलेक्शन नहीं चाहता, वो तो कहता है कि मैं इलेक्शन के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ, एक बात आपकी बात में वज़न है कि अभी जो इलेक्शन का ज़्यादा शोर मच रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पस पर्दा चली गई हैं। ना कोई गोगी का ज़िक्र करता है, ना गोगा का ज़िक्र करता है, ना जो दूसरे लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, ना कोई जो साबिक़ वज़ीर आला थे पंजाब के, नाम उसका ज़िक्र आ रहा है, बुज़दार साहब का। तो ये नज़र ये आता है कि इस शोर-शराबे में बहुत सी चीज़ें जो हैं पस पर्दा चली गई हैं। शायद आप ये कहना चाहते हैं? मैं यकीनन यही कहना चाह रहा था। मैं यही बताना चाह रहा था कि वो गोगी कहाँ गई, वो जो है तो तोशाखाने के वो तोहाए कहाँ गए, वो सारा कुछ सब कुछ पीछे चला गया। अब ये इलेक्शन में भी ये इंटरेस्टेड नहीं है। जो कुछ इसने किया डॉक्टर साहब, जो हम एक पेश करते हैं कि जो इसने मुल्क की बर्बादी के लिए किया, चलिए, इसका प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव। सवाल कर रहे थे, अगर इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर असेंबलियाँ क्यों तोड़ी इसने? केपीके और इसकी पंजाब की, उसको क्या फ़ायदा इसका? देखिए डॉक्टर साहब, असेंबलियां उसने, मैंने आपको बताया, 2 वजह से तोड़ी। पहली वजह तो ये थी कि चूंकि हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसके हाथ से कंट्रोल से बाहर थे। आप करप्शन की बदनवानी देखें, सब कुछ देखें, हर तरफ हालात उसके काबू से बाहर थे। एक वजह तो ये थी। फिर उसको जो किया कराया है उसकी तरफ से तवज्जो हटानी थी। 2 बातें हो गई। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इलेक्शन इस वजह से कराना चाहता था। आपको याद होगा कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को तो खत्म कर दिया गया था। तो अब ये जो नया इलेक्शन होता है ये यकीनन पुराने आरटीएस और उस सिस्टम के नीचे होता। तो उसकी, और उन्होंने जो जो बंदे 4 साल में जहां जहां लगाए थे अपने बंदे, जैसे वो डोगर हो गया, या जैसे ये मौजूदा बंदियाल जस्टिस हो गया जो कि जानबदार जज है, चीफ जस्टिस,
اس طرح کے بندے جو انہیں لگائے تھے سیٹ اپ، وہ چاہتے تھے کہ ڈسمینٹل ہونے سے پہلے پہلے الیکشن کروائے جائیں. تو 2/3 میجورٹی لے کے اگر اس کو لایا جاتا ہے جیسے پہلے 2018 میں لایا گیا تھا تو سونے پہ سہاگا، لوگ وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو اس نے کیا کرایا، اور مہنگائی کا وہ جو ڈھول پی ڈی ایم کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا وہ بدنامی لے لیں گے، اور جو ہے تو یہ میجورٹی لے کر آ جائے گا ایک بار پھر اسی مشن کی جس کے لیے جو اس کو دیا گیا تھا، اس مشن کے لیے، اور پاکستان کو نقصان دینے کے لیے ہر طرح سے یہ پھر فارم میں آ جائے گا. اور نہ صرف فارم میں آ جائے گا بلکہ 2/3 میجورٹی سے اگر آئے گا. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں، دیکھیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی 2/3 میجورٹی کیسے آئے گی؟ الیکشن میں انٹرسٹڈ ہوگا، الیکشن میں حصہ لے گا داندلی سے یا ادر وائز میجورٹی لے گا تو حکومت میں آئے گا نا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے 2/3 میجورٹی سے لے کے اور حکومت میں آ کے آئین میں چینج کر کے قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ روک لیتا ہے، یہ اس کا آبجیکٹو سیکنڈری ہے، پرائمری نہیں ہے. پرائمری جو اس کا ہے، ظاہر بات ہے ایک کام کے پیچھے بندے کے ایک سے زیادہ مقاصد ہو سکتے ہیں، تو پرائمری اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی کرپشن سے ہٹانا، اس کے جو کچھ اس نے کیا. دیکھیے میں نے آپ کو جو گنوائے ابھی تک، مالیاتی کرپشن سے لے کے اخلاقیاتی کرپشن، عدالتی کرپشن اور اوئے توئے کا کلچر، قانونی شکنی. دیکھیے عدالت اس کو بلاتی ہے اور وہ پولیس جو اس کو گرفتار کرنے جاتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. جہاں تک کرپشن کا طریقہ، وہ تو ابھی ایک نئی بات آئی ہے جو کہتے ہیں کہ $3 بلین اس نے 0% انٹرسٹ پر اپنے جو آباری ہیں ان کو دی. یہ تو بہت بڑی رقم ہے. تو یہ بات بالکل بالکل. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑ دیں، اگر ہم کیونکہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، لیکن چلیں اگر کرپشن کی بات آپ نے کر دی. دیکھیے یہ کہتا ہے میں نے 10 بلین درخت لگائے. چلیں اب ایسا کریں پھر اس مجھے یہ بتائیں کیا الیکشن ہوں گے؟ جیسے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ مئی میں ہوں گے، 14 مئی کو. آپ کو نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے کافی دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے، الیکشن ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میں نے آپ ہی کے ساتھ اسی نشست میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن تو لمبی بات ہے. پہلے جو مریم نواز نے بات کی ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. پہلے احتساب ہوگا، جو کچھ جس نے کیا اس کا محاسبہ کیا جائے گا، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جنرل ہے، چاہے وہ عمران نیازی ہے. اچھا مطلب اگر یہ بات ہے، اگر پہلے احتساب تو پھر پھر انتخاب، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر جو موجودہ حکومت ہے یہ لمبی اننگ کھیلنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیے 2 منٹ کے لیے، جب حکومت ان کو ملی موجودہ پی ڈی ایم کو تو ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ لیکن انہوں نے کس طرح سے ملک کو سنبھالا، اور 11 ارب ڈالر ابھی واپس کیے انہوں نے، قرضے دیے، اس میں کوئی دیر سویر نہیں ہوئی. دیکھیے ڈیفالٹ میں ملک کیوں جاتا ہے، دیوالیہ کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ قرضے وقت پہ نہیں ادا کر سکتا. عمران نیازی نے قرضے ایسے سٹیج پہ پہنچایا تھا کہ جب ملک قرضے تو چھوڑے کسی پوزیشن میں ہی تھا، ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. لیکن انہوں نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی ٹیم ورک سے صورتحال کو قابو میں کیا ہے. 11 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے گئے ہیں، اور تقریباً ابھی بھی خزانے میں کافی سارے پیسے پڑے ہیں اربوں کے حساب سے. تو ملک آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. لیکن چونکہ یہ مختلف اینڈ پہ کھیلتے ہیں، اگر وہ اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں، یہ پولیٹیکل جو ہے تو انسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں. اگر وہ کہیں امن و امان کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو ہے تو تخریب کاری اور دہشت گردی کے مسائل لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیے ملک میں پھر دہشت گردی کی جو لہر چلی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ موجودہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کے طالبان کے ساتھ سلو کرنے کی وجہ سے اور ان کے مقید لوگوں کو چھڑانے کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. تو فوج کو ابھی ان کو دوبارہ سے معاملات کو سنبھالنا ہے. تو حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے اور ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ یہ کنٹینیوسلی اس چیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا پراچی صاحب، ویسے چونکہ ٹاپک ہم نے کافی سے اس میں رکھ لیے ہیں،
आगे हैं। अभी आपने मिलिट्री ऑपरेशन का ज़िक्र कर दिया, मैं चाह रहा था कि ये किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में करें। जो अभी बात चल पड़ी है, तो यानी ये फैसला हो गया है कि मिलिट्री ऑपरेशन उन्हें करना है। वैसे तो जो कुछ मुतालिया पाकिस्तान में हमने पढ़ा या अभी भी जो सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि सारे मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब रहे, उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किए। अगर सारे टारगेट अचीव हो गए हैं, तो फिर नया मिलिट्री ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रा इसकी वज़ाहत कर सकते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए डॉक्टर साहब, जो अभी मैंने बात बताई कि इमरान खान के दौर में, इमरान रजीम के दौर में बहुत से मतलूब बल्कि सजा याफ्ता लोगों को रिहा करवाया गया, और जो है तो यानी दहशतगर्द कह लें उनको छोड़ा गया। जब वो लोग गए, वो दोबारा से मुनज़्ज़म हुए और दोबारा से उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। नहीं, अच्छा, तो दूसरी ये बात क्या आती नजर आती है ना, कि अब जो आप कह रहे हैं, ये है कि इसमें ज़रा ये अकेला नहीं होगा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का भी बड़ा रोल है। और कुछ ये भी कहा जाता है ना कि तालिबान जो है ना, अफगानिस्तान से भी आए हैं, उनको कहा गया भी आप इधर वापस आ जाएं। तो वो लोग आए हैं, और इन्होंने कहा जी हम उनको सेटल करना चाहते थे। और दहशतगर्दों को सेटल किया जाता है या उनको सजा दी जाती है? और अब वो लोग जो है ना, वही जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रहे हैं। क्या ये सही है? डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। ये ऐसा ही है, जब आप किसी के साथ सुलह करते हैं तो कुछ टर्म्स कंडीशन पे करते हैं। तो जो आपने बताया उनकी सेटलमेंट का प्लान था, और उनको मतलब जेलों से, आप सोचिए कि किन किन लोगों को जेलों से किस किस तरीके से निकलवाया गया। सजा याफ्ता अदालतों से पहले तो ये इल्जाम लगाते थे अदालतों पे, बहुत सी अदालतों से सजा उनको हुई, तो फिर उनको इन्होंने जेलों से आजाद करके छोड़ दिया। और जो है तो जब वो जाहिर बात है जेलों से छूटे, तो वो दोबारा से मुनज़्ज़म होना शुरू हुए। उनको ऑब्जेक्टिव तो नहीं खत्म हुआ। नहीं, अच्छा, अब दूसरा हिस्सा आपने आंसर नहीं किया भाई। इस न्यू मिलिट्री ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी जो है ये तो पूरी दुनिया का एक मसला है, और ये तो जारी है, और एक बार जो मुल्क इसकी लपेट में आ जाए, उसकी जान बड़ी मुश्किल से ही छूटती है। और ख़ास तौर पे जबकि उसके हमसाये में यही लहर चल रही हो, और दाएँ-बाएँ हर तरफ से। जब वो वली खान ने कहा था कि जब हम उनको बम भेजेंगे तो जवाब में हमें फूल नहीं भेजेंगे। तो जब आप कोई एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। तो वो तो ज़ाहिर बात है कि उसका रिएक्शन आएगा, लेकिन उसके लिए फ़ौज को और मुल्क को तैयार रहना चाहिए। अच्छा, तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्या आप ये देख रहे हैं कि गड़बड़ मज़ीद होगी, अफरा-तफरी बढ़ेगी, और लोग ज़ाहिर बेगुनाह लोग भी मारे जाएँगे? ये भी हो सकता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़े, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। अभी देखिए ना डॉक्टर साहब, पिछले दिनों जो मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, हुँ। तो बहुत से लोग मारे गए, 100 हाँ, से भी ज़्यादा। इसी तरह हाँ। से आप देखिए तो बॉर्डर पे जब जो फ़ौजी भी शहीद हो रहे हैं, और उस तरफ से भी लोग मारे जा रहे हैं, तो दहशतगर्दी बहुत सी चीज़ें खबरों में आती हैं, बहुत सी नहीं आती। तो मतलब ये कि ये चीज़ तो जारी है। अच्छा, प्राची साहब, मेरे ख़्याल में इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इसको जारी रखें कि दूसरे लिहाज़ से नेक्स्ट प्रोग्राम में आप अगर टाइम निकालें तो बात कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा-सा काफ़ी बड़ा है, और हमारे पास टाइम थोड़ा। नाज़रीन, इसी पर ख़त्म करते हैं। लीव इट एट दैट, एंड प्लीज़ डू मेक कमेंट्स एंड यू डू आस्क क्वेश्चंस। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।